गवर्नमेंट ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट यहाँ पर चाहती है कि लोग कम से कम गोल्ड खरीदें। ऐसा गवर्नमेंट मगर क्यों चाहती है, सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा। और यहाँ पर बात गोल्ड की हो रही है, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फोकस है वो इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी के जो वाइटल्स हैं वो क्या कहते हैं, उनको भी हमको देखना होगा। इंपोर्ट बिल हमारा क्या है, क्यों हमारा रुपया जो है लगातार डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना चल रहा है, और यहाँ पर जो दूसरे इंपोर्ट आइटम्स हैं उनसे कितना प्रेशर पड़ रहा है इकोनॉमी पर, फॉरेक्स रिजर्व पर, उसको भी हमें जानना होगा। तभी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इतना बड़ा स्टेप लिया है और इंपोर्ट ड्यूटी डायरेक्टली 6 से 15% कर दी, यानी कि पूरा 9% का इंक्रीज हमको देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, इस बात के क्या मायने हैं, बाकी इकोनॉमिक वाइटल्स इंडिकेटर क्या बोलते हैं, उनको बेसिकली आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड पर इंडिया ने क्या करा है, गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है ना। 6% से कितनी कर दी, 15% कर दी। 6% कैसे थी, तो दो कंपोनेंट थे इसके। पहला था बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी आप बोल सकते हो। बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% थी और सेस था 1%। गवर्नमेंट ने अभी जो रूल चेंज किया है वहां पर बेसिक कस्टम ड्यूटी अब 5 से 10% हो गई है और सेस 1 से 5% हो गया है। इस तरह से 6 से 15% इंक्रीज हो गया। इसके अलावा गोल्ड पर 3% जीएसटी भी लगता है, 3% जीएसटी भी लगता है, और कुछ चार्जेस लगते हैं अराउंड 2.2 से लेकर 0.4% इंश्योरेंस के चार्जेस, ट्रांजिट के चार्जेस ये भी लगते हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो खर्चा पहले 9.2% था वो बढ़कर 18.4% हो जाएगा। गोल्ड के इंपोर्ट पर इतना अब इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, मोटे मोटे रूप में देखा जाए। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम, गोल्ड क्या है, एक नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है। नॉन एसेंशियल का क्या मतलब है, जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं है, इसको इस तरह से समझिए जैसे घर होता है। किसी भी घर में पहली प्राथमिकता क्या है कि खाना खाया जाए, खाना खाया जाए, इसकी प्राथमिकता है। तो पहले जब घर में खाना आएगा उसके बाद ही आप घर में दूसरी चीजें लाइएगा, टीवी लाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, गाड़ी लाइए, गोल्ड लाइए, तभी उसके बाद आएगा ना। तो इसलिए गोल्ड क्या है, नॉन एसेंशियल है। देश को इस समय गोल्ड पर फोकस से ज्यादा तेल पर फोकस करना है कि क्रूड ऑयल हम पहले खरीद लें, पैसा बचेगा तो गोल्ड भी खरीद लेंगे। नॉन एसेंशियल चीज है, उसका कोई डायरेक्टली इंडस्ट्रियल यूज नहीं है। गोल्ड खरीद के डायरेक्टली हमको इंडस्ट्री में तो यूज कर नहीं लेंगे तो उससे और पैसा कमाएंगे, ऐसा तो है नहीं। इसलिए गोल्ड को क्या बोलते हैं हम, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है। इसलिए इसको हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा भी देंगे तो कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट, फॉरेक्स को कंजर्व, फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारे, जो हमारे डॉलर के भंडार आरबीआई इकट्ठा करके रखती है, वो हमको काम आते हैं जब हम इंपोर्ट करते हैं, तो उनको कंजर्व करना, उनको बचा के रखना चाहती है गवर्नमेंट, स्ट्रांग रुपी के लिए भी। अब गोल्ड को हम खरीदते हैं, गोल्ड जब हम देश में आता है तो देश में गोल्ड तो आ जाता है, जाता क्या है देश से, डॉलर जाता है। डॉलर जाता है तो डॉलर के मुकाबले रुपी कमजोर होता है। स्ट्रांग रुपी मेंटेन करने के लिए आपको सबको पता है कि रुपी अपने रिकॉर्ड लो स्तर पर आ गया था, है ना, अराउंड 96 को टच कर दिया था उसने डॉलर के मुकाबले। उसको मेंटेन करने के लिए गोल्ड और गोल्ड जो रुपी है और ज़्यादा ना गिर जाए, इसलिए गोल्ड के इंपोर्ट को रोकना जरूरी है। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, देखिए जब आप चीज़ें, मान लीजिए किसी घर की कमाई है 10,000 रुपये, मगर खर्चा कितना है 12,000 रुपये, तो घर में आते हैं कितने 10,000 रुपये, मगर घर से चले जाते हैं 12,000 रुपये, तो हमेशा वो घर क्या रहेगा, कर्जा लेगा 2,000 रुपये का। यही है बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट। हम लोग क्या करते हैं, इंडिया बेसिकली इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा देने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट कम करते हैं आप तो पैसे मिलते हैं आपको कम है, कमाते कम हो, खर्चा ज़्यादा है, इसलिए डेफिसिट में चले जाते हो। और ये डेफिसिट की भरपाई कैसे करोगे, डेफिसिट की भरपाई करनी पड़ती है डॉलर के टर्म में, इसलिए आपका रुपया गिरता है जब भी डेफिसिट आता है देश में। उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है। फिर यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो क्रूड ऑयल की वजह से देखने को मिल रहा है, उसको भी मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि किसी भी तरीके से डॉलर जो है देश से ना जाए, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लें। आपने कुछ समय पहले हमने देखा ही था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने 7 वो अपील की थी कि 7 चीज़ों को फॉलो करो। उसमें से एक इंपॉर्टेंट ये अपील ये भी थी कि गोल्ड को 1 साल तक बाय नहीं करना है। तो उसका एक कॉन्क्रीट स्टेप यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो एनुअली लगभग 700 से लेकर 800 टन गोल्ड इंडिया इंपोर्ट करता है ना। नॉन एसेंशियल है, वेडिंग्स में, फेस्टिवल्स में, ट्रेडिशनल सेविंग का एक ऑप्शन रहता है, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रहता है। इन्फ्लेशन के दौरान गोल्ड अच्छी वैल्यू देता है, इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं या खरीदते हैं, है ना। डोमेस्टिकली प्रोडक्शन इसका कम है, इंपोर्ट हमेशा हाई है। ठीक है, ये स्टेटस है गोल्ड की। अब समझते हैं कितना खर्चा हमको करना पड़ता है गोल्ड देश में लाने के लिए। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है, इंपोर्ट बिल लगभग 150% बढ़ा है पिछले 6 सालों में। इंपोर्ट बिल कितना बढ़ा है पिछले 6 सालों में, 150%। 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर था उस समय $28.2 बिलियन
हमने खर्चे किए थे, यानी कि इतने का सामान खरीदा था। इस साल या फिर फाइनेंशियल ईयर 26 में 71.98 यानी कि 72, लगभग 72 बिलियन डॉलर, 72 बिलियन डॉलर इतना हमको खर्चा करना पड़ रहा है, जो कि 150% का इंक्रीज है पिछले 6 सालों में। तो लगातार हमारा जो खर्चा है या फिर इम्पोर्ट है जो हम कर रहे हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं, पैराडॉक्स क्या है, हम पिछले कुछ समय में आपने देखा कि गोल्ड की प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई है ना, 1.5 लाख 2 लाख तक प्राइसेस पहुंच गई थी 1 तोले की। तो उसके बाद आप देखते हैं कि जो हमारा इम्पोर्ट है कुछ कम हुआ, बहुत नॉमिनल कम हुआ, हमारा कुछ कम हुआ। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 795 टन हमने इंपोर्ट किया था, 25 में कितना करा 757, तो लगभग 30-40 टन कम किया। मगर फिर भी क्योंकि प्राइस बढ़ गई तो पैसा हमको उतना ही देना पड़ा, क्योंकि प्राइस बढ़ गई ओवरऑल तो पैसा डॉलर हमारा उतना ही गया हाथ से। ये एक पैराडॉक्स है, क्योंकि अगर क्वांटिटी डिक्लाइन भी हो रही है फिर भी बिल बढ़ रहा है, क्वांटिटी अगर हम कम भी कर रहे हैं बिल फिर भी बढ़ रहा है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस क्या है, बढ़ जाते हैं। गोल्ड के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए, इसलिए ज़्यादा डॉलर हमको खर्च करने पड़ रहे हैं जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी में गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि ग्लोबली गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए थे। सेम चीज़ सिल्वर पर भी लागू होती है। यहाँ पर ये जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है वो गोल्ड पर भी बढ़ी है, सिल्वर पर भी बढ़ी है, और भी जो दूसरे प्रेशियस मेटल्स होते हैं उन पर भी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी ज्वेलरी के आइटम्स पर बढ़ाई है ना। गोल्ड के साथ सिल्वर भी आपको यहाँ पर साथ में लेकर चलना है। अब हम देखते हैं कि इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है ना। तो देखिए आप, क्रूड ऑयल, लगभग जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं उसका 24% के आसपास क्रूड ऑयल ही होता है, जिसका बिल कितना बनता है 200 बिलियन डॉलर के आसपास, है ना। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, लगभग 100 बिलियन डॉलर के आसपास। फिर आता है गोल्ड, जो कि लगभग 8.8 से लेकर 9% है टोटल इंपोर्ट का। यानी कि हम कुछ भी खरीद रहे हैं, अगर 100 रुपये का आइटम खरीद रहे हैं, इंडिया का 100 रुपये का कुछ खरीदता है बाहर से, तो उसमें से 8 से 9 रुपये का तो गोल्ड खरीदता है, 24 रुपये का ऑयल खरीदता है, 12 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है इंडिया, है ना। मशीनरी खरीदता है 4 रुपये की, कोल खरीदता है 4 रुपये का, केमिकल्स खरीदता है लगभग 3.5 रुपये का। तो ये हमारा इंपोर्ट पूरा स्ट्रक्चर है कि क्या क्या आइटम हम खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं, हम ऑयल खरीद रहे हैं। अब आप भी बताइए इन सब चीज़ों में से सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है हमारे लिए, क्रूड ऑयल है, क्योंकि अगर यही नहीं आएगा तो पूरा जो तंत्र है, इंफ्रा है, कनेक्टिविटी पूरी खत्म हो जाएगी। सबसे एसेंशियल है गोल्ड, इसमें सबसे नॉन एसेंशियल देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। मशीनरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, कोल से हमारे एनर्जी सेक्टर की डिमांड पूरी होती है, केमिकल्स अगेंस्ट इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, क्योंकि वो नॉन एसेंशियल कैटेगरी में आता है। गोल्ड के साथ सिल्वर भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो ये है हमारा इंपोर्ट बिल। और जितना भी हम सामान खरीदते हैं सबकी पेमेंट डॉलर के टर्म में हमको करनी पड़ती है, सबकी पेमेंट डॉलर्स के टर्म में हम करते हैं। आप समझते हैं ये पेमेंट कहाँ से आती है, तो ये पेमेंट आती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, है ना। फॉरेक्स जो रिजर्व होते हैं वहाँ से ये पेमेंट निकलती है। मान लीजिए मुझे कुछ मंगाना है तो मैं गोल्ड मंगाता हूँ, है ना, मैंने बाहर से गोल्ड मंगाया तो मेरे पास तो रुपए ही हैं, तो मैं वो रुपए जाके आरबीआई को दूंगा, आरबीआई वो डॉलर में कन्वर्ट करेगी और वो मेरी पेमेंट करवाएगी। इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है। आपको कई बार समझ में नहीं आएगा कि रुपया आपने दिया, आपने डॉलर कभी दिया ही नहीं, मगर फिर भी डॉलर पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन इंटरनेशनली सेटल डॉलर में हो रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें फॉरेक्स रिजर्व की जो आरबीआई मेंटेन करती है, वो लगभग 690 बिलियन डॉलर के हैं। वो कितने के हैं, 690 बिलियन डॉलर के, जिससे लगभग हमारे आने वाले 11 महीने तक हम पैसा दे सकते हैं, है ना। आने वाले 11 महीने तक हमारे पास कवर है, इतने रिजर्व हमारे पास है, आने वाले 11 महीने तक हम खर्चा अपना उठा सकते हैं, बेसिकली ये बोल सकते हैं हम। तो इससे हम हमारा इंपोर्ट बिल पे कर सकते हैं, मगर इसी रिजर्व को हमको यूज़ करना होता है करेंसी को स्टेबल करने के लिए। अब जैसे जैसे रुपया जो है गिरेगा, रुपया अगर और गिरता है डॉलर के मुकाबले, तो आरबीआई क्या करती है, मार्केट में डॉलर निकालती है, ताकि रुपये और डॉलर का एक रेशियो जो है वो मेंटेन रहे, जिससे रुपए की वैल्यू ज़्यादा ना गिरे। उसमें इसको यूज़ करना पड़ता है। कोई भी क्राइसिस आती है तो वहाँ पर भी ये फंड हमारा, ये रिजर्व हमारा यूज़ होता है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहा है, इसलिए रिजर्व को मेंटेन करना भी जरूरी है। अगर ये लगातार कम होता रहेगा तो लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आने वाली है, जो 1990 के समय आई थी इंडिया में, है ना। उस समय हमने क्या करा था, फिर लोन लिया था IMF से, तो वो क्राइसिस ना आ जाए। तो बेसिकली जो रुपये का डेप्रिसिएशन है वो भी इससे लिंक हो गया, है ना। अगर आप देखोगे इंडिया में इस समय जो रुपया है सबसे निचले स्तर पर है, 95 या 96 के आसपास तक पहुंच गया था, रिकॉर्ड लो स्तर पर आ गया था। क्या क्या कारण देखने को मिल रहे हैं, तो हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर है, और हमारा बिल, इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, गोल्ड महंगा हो गया है और बाकी चीज़ें भी महंगी हो गई हैं, तो हमारा बिल जो है इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है।
इसलिए ये प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। तो लगातार रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, रुपए की डिमांड कम हो रही है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व पर कैसे प्रेशर पड़ा। फरवरी की बात करें 2026 में ही, तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व ने सबसे हाईएस्ट अमाउंट देखा था, लगभग 728 बिलियन डॉलर का हाईएस्ट लेवल पर आ गए थे हमारे फॉरेन रिजर्व। फॉरेक्स हमारा हाईएस्ट लेवल पर था 728 बिलियन डॉलर। मगर अब वो गिरकर कितना आ गया है, सिर्फ मार्च में के बाद 2 महीने ही हुए, 2 महीने के अंदर ही वो कितना हो गया, 690 बिलियन डॉलर। यानी कि ज़्यादा खर्चा अब हो रहा है, हम उसको जोड़ नहीं पा रहे, हम उसको खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है। कारण आपके सामने है, एक तो रुपी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई को डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं, प्राइसेस लगातार बढ़ रही है इंटरनेशनल मार्केट में। गोल्ड इंपोर्ट, एफपीआई फ्लो, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने भी अपना पैसा इंडिया से खींच लिया है। लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा इंडिया से वापस जा चुका है, जो शेयर मार्केट में लगाया था, गया तो डॉलर के टर्म में ही। और ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन सब की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो ये और भी डिक्लाइन हो सकता है। इससे पहले बढ़ रहा था, अब वो डिक्लाइनिंग फेज में आ गया है। ये पूरा क्राइसिस के दौरान हमको देखने को मिला। अब आती है बात, अल्टीमेटली क्या होगा। अल्टीमेटली इसका असर पड़ेगा करेंट अकाउंट डेफिसिट पर। करेंट अकाउंट डेफिसिट, जैसे मैंने बताया, इंपोर्ट अगर आप ज़्यादा करोगे, एक्सपोर्ट कम करोगे, तो आप घाटे में रहोगे, है ना। तो वही होता है लेमन टर्म्स में, इंपोर्ट अगर आपके ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो आप घाटे में हो। आवक कम है, जावक ज़्यादा है। एक परिवार अगर 10,000 कमाएगा, खर्चा 12,000 करेगा, तो 2,000 का डेफिसिट उधार उसको लेना पड़ेगा, और ये लगातार महीने महीने चलेगा, तो आप पर प्रेशर ही बनेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। अभी हम देखें इसको पिछले 5 सालों का ट्रेंड, तो लगभग मैनेजेबल है, लगभग 1% मैनेजेबल माना जाता है। 1% के आसपास कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। 1.3 पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उससे पहले 0.8 था, उससे पहले 0.7 था, और उससे पहले हमने 2% से डिक्लाइन कराया था 23-24 के बीच में। तो इंप्रूवमेंट दिखाया था यहाँ पर, मगर फिर से अब ये क्राइसिस की वजह से बढ़ता जा रहा है, और हो सकता है फाइनेंशियल 27 में ये 2% को टच कर दे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो फॉरेन कैपिटल है उस पर हम निर्भर हो जाएंगे कि बाहर से पैसा इंडिया में लगे, एफडीआई आए, रूपी पर प्रेशर बढ़ेगा, रूपी हो सकता है और ज़्यादा गिर जाए। और जब भी कोई ग्लोबल शॉक आएगा, उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। ऐसी क्राइसिस कहाँ आई थी, ऐसी क्राइसिस श्रीलंका में आई थी, जहाँ पे आपने देखा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्राइसिस आ गई थी। तो ये उन देशों में आती है जहाँ पर उनका इंपोर्ट बिल बढ़ता है और एक्सपोर्ट जो है इतना अच्छे से होता नहीं है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, डिफॉल्ट होना चालू होता है, ईएमआई आपकी बाउंस हो जाती है ना। अब समझते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है। सबसे पहले स्टेप हम देख रहे हैं, नॉन एसेंशियल जो चीज़ें हैं, हाई वैल्यू जो चीज़ें हैं, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना। रुपी को सपोर्ट करने के लिए डॉलर मार्केट में डालेगी आरबीआई। करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए यहाँ पर स्टेप्स और भी लिए जाएंगे, और किसी भी तरह से फॉरेक्स आउटफ्लो रोकना है, डॉलर को सेव करना है, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर ड्यूटी बढ़ाई है। ये चीज़ हमको समझ में आती है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ समय पहले इसलिए उस 7 अपीलें की थी, जिसमें से एक अपील यही थी कि गोल्ड को कम से कम खरीदना है हमको। तो ये वो उसी का एक पार्ट है कि अब पहले उस समय अनाउंस किया, सॉफ्ट अपील की, अब धीरे धीरे कॉन्क्रीट स्टेप जो है इंडियन गवर्नमेंट लेना चालू कर रही है। पहला स्टेप हो सकता है, आने वाले समय में हमको और भी स्टेप्स देखने को मिलेंगे, जहां पर गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से डॉलर देश से ना जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन रहे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारा वो भी मेंटेन रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएगी। ये पहला ठोस कदम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब समझते हैं कि ये फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस स्टेप का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इंडिया में अगर हम डिमांड समझे गोल्ड की, तो वो कल्चर, इमोशन, इन्वेस्टमेंट, इन तीनों एंगल से लोग इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं ट्रेडिशनल है तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करा जा रहा है। ऐसा नहीं है अचानक बहुत बढ़ गई, तो प्राइजेस बढ़ गए, लोग लगातार खरीदते रहते हैं गोल्ड को, ये हमने इंडिया में देखा है। तो पास्ट हिस्ट्री जो है वो बताती है कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 हो या 20% हो, लोगों को खास असर नहीं पड़ा है, लोगों ने गोल्ड खरीदा ही खरीदा है। बल्कि उल्टा जरूर हुआ है, जब जब गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, तो स्मगलिंग जो है वो और बढ़ जाती है गोल्ड की। गोल्ड पर जब भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती है और स्मगलिंग बढ़ती है गोल्ड की, ये जरूर देखा गया है। पिछले कुछ समय पहले भी 23-24 में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी, उस समय भी हुआ यही था, स्मगलिंग बढ़ गई थी, तो वापस गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ी थी। ये कम ज़्यादा होती रहती है। तो अभी एक्सपीरियंस तो यही बताता है कि कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है। ऊपर से डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि अगर गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है तो हमने कहीं ना कहीं डॉलर रोक लिया है, ये ऐसा भी कोरिलेशन देखने को नहीं मिलता है। पब्लिक का ट्रस्ट बना हुआ है गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में, बल्कि गवर्नमेंट अगर इस पर फोकस करती है तो लोग उसको और सेफ मानते हैं, गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट लोग सेफ मानते हैं। अब देखना होगा कि लोग या फिर गवर्नमेंट को यहाँ पर समझाना होगा कि दूसरे कैपिटल एसेट्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
तो वो समय बताएगा कि गवर्नमेंट इसको लेकर क्या क्या सोच रही है। तो अल्टीमेटली फिलहाल हमको देखने को क्या मिला है कि एक थ्रेट है हमारे ऊपर। किसका थ्रेट है? कि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, रूपी पर प्रेशर है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये एक्शन लिया है। रियलिटी में देखें तो एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि डिमांड जो है वो जो है गोल्ड की वो सीरियसली लिंक्ड नहीं है प्राइसेस से। लोग यहाँ पर ट्रेडिशनली इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हमको देखने को मिल जाएगा। स्मगलिंग की रिस्क जरूर बढ़ जाती है, स्मगलिंग की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कुछ ऑप्शंस लोगों के सामने लेकर आए जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाया जाए। ये भी एक ऑप्शन हमारे सामने है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि किस तरह से फाइनेंशियली देश किस दौर में है या फिर किस दिशा में जा रहा है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो शायद लोग समझें और उस हिसाब से लोग इन्वेस्टमेंट करें या फिर गवर्नमेंट को यहाँ पर सपोर्ट कर पाएँ। तो ये रियलिटी भी लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या हमारे जो इकोनॉमी के वाइटल्स हैं वो क्या बोलते हैं और कहाँ पर हमको क्या स्टेप लेना जरूरी है। तो अल्टीमेटली यही डिस्कशन था हमारा, जहाँ पर हमने बात करी कि गवर्नमेंट ने आखिरकार क्यों गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इसके साथ साथ हमने समझा कि जो इकोनॉमी में दूसरे टर्म्स हैं, जो दूसरे इंपॉर्टेंट पहलू हैं या फैक्टर्स हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है और वो कहाँ पर फिलहाल स्टैंड करते हैं। तो इससे हमारे सामने देश की प्रॉपर इकोनॉमिक पिक्चर सामने आती है। आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।